बलेन शाह के आने के बाद से नेपाल की मानो दशा ही बदल गई थी। नेपाल के अंदर जिस हिसाब से गतिविधियां हो रही हैं, जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन को हटाया जा रहा है और सरकारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, उन सब चीजों के बीच में बलेंद्र शाह ने भारत को दिया है एक बहुत बड़ा झटका, जहां पर उन्होंने भारत के ऊपर लगाया है टैरिफ। जी हाँ, अब उनका जो कहना है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर विस्तार से मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या और कैसे सब कुछ हो रहा है। इतने साल हमने नेपाल को शरण दिया, इतने साल नेपाल से कितने लोग इंडिया आए और साथ ही साथ कितने लोग अभी भी आते हैं। मैं खुद गोरखपुर से हूँ और मैं देखती हूँ कि हर टाइम, मतलब आप समझ लीजिए, हर महीने कम से कम 20 से 30 हजार नेपाली आते रहते होंगे। मेरे घर में जितने आज तक मेड रहे हैं, मैक्सिमम नेपाली रहे हैं। और आज नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, बलेंद्र शाह, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लाया है कि इन सब लोगों की लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा असर आने वाला है। और इतना ही नहीं, इसके बाद से इंडिया और नेपाल के पूरे रिश्ते एक बार में चेंज होने लगेंगे। हम सबको पता है कि नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर रिलेशंस है वो और सारे बॉर्डर रिलेशन जैसा नहीं है। वहां पे आपको वीजा की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आधार कार्ड के थ्रू भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ इतनी चेकिंग भी नहीं होती थी। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्कूल से पढ़ती थी, वो स्कूल से 5 साल मैं नेपाल में ही पिकनिक के लिए गई थी, काठमांडू के अंदर। और तब तो शायद मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं था, लेकिन जो स्कूल के हेड प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, उनके आधार कार्ड से पूरी चेकिंग होके हम आगे बढ़ जाते थे। तो इतनी सुरक्षा और इतनी चीजें कभी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में थी ही नहीं। लेकिन अब अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बलेंद्र शाह ने एक नया यहाँ पर कहते हैं ना, एक नया प्रपोजल लाया है, जिसके बाद से नेपालियों को तो असर आएगा ही आएगा, पर साथ ही साथ इंडियन गुड्स पे भी काफी असर पड़ने वाला है। देखिए, हमारा जो छोटा छोटा मार्केट है ना, जो नेपाल से सटा हुआ है, स्पेसिफिकली जो बॉर्डर वाले एरियाज है, उन सब जगहों से नेपाली खुद सामान लेकर जाते हैं और नेपाल के अंदर बेचते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, इंडिया का जो पूरा सिस्टम है, लॉजिस्टिक है, वो बेटर है नेपाल से। यहाँ पे चीजें ऑर्गेनाइज्ड है और इतने बल्क में है कि चीजें अच्छे और सस्ते दामों पे मिल जाती है, तो लोग यहाँ से ले जाके वहां बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब बालेंद्र शाह ने एक नया रूल लाया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अब जितने भी लोग इंडिया से सामान इंपोर्ट करेंगे और अगर वो 100 रुपए से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस देना पड़ेगा। अब नेपालियों के अंदर ये आ गया कि अरे, इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस जितनी की तो खरीदारी नहीं, उतना तो हम चार्जेस देते रहेंगे। और 100 रुपए तो बहुत छोटी रकम होती है। कोई भी चीज अगर आप नेपाल से ला रहे हैं, 100 के तो ऊपर ही होगी ना। अगर बल्क में ले ले वो तो हटा ही दीजिए, पर आप एक नेपाली हैं और आप समझ लीजिए कि आप इंडिया से कोई सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो उसके चार्जेस आपको इतने ज्यादा देने पड़ेंगे, तो दिक्कत तो होना शुरू ही हो जाएगी। अब देखिए, बलेंद्र शाह का भी कहना गलत नहीं है। बलेंद्र शाह का ये कहना है कि मैं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, जहां पे मैं जिस हिसाब से नेपाल इंडिया के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज हमको इंडिया से सस्ते में सामान मिल जा रहा है, तो हम फिर नेपाली जो लोकल वेंडर्स है, उनका सामान कोई ले नहीं रहा है। अब नेपाल में इतनी गरीबी है कि वहां पे अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी, इकोनॉमिक का जो कहते हैं ना, जितना उनका पॉकेट अलाउ करता है, उतना उतने का तो सामान वहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो इस चक्कर में वो लोग को इंडिया बहुत बेटर ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नेपाल में जब फ्लड आया था, उसके पहले इंडिया और नेपाल के बीच में इतने व्यापार होते थे कि उस फ्लड की वजह से इंडिया का भी और इंडिया के जो बहुत से बिजनेसमैन थे, स्पेसिफिकली गोरखपुर वाले एरियाज में जितने थे, उन लोगों को बहुत हैवी लॉसेस देखने को मिले थे। सो इस तरीके का रिलेशन रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में। नेपाल से भागकर कितने टीनेज बच्चे आते हैं, मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप अडल्ट में भी देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि करीबन 13 से लेके 20 साल के जो नौजवान होते हैं, वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम नेपाल से भागकर इंडिया आते हैं। इंडिया में अलग अलग शॉप्स पे काम करते हैं, किसी घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, कभी कोई बॉडी गार्ड बन जाता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, और यहाँ से पैसे वहां भेजते हैं। लेकिन अगर आप अब सामान लेकर भी जाते हैं, अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हैं, तो आपको चार्जेस यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए, नेपाल का जो पूरा पॉलिटिकल स्टैंड है, वो इंडिया के साथ तो है ही, पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। नेपाल का पॉलिटिकल स्टैंड चाइना के साथ भी है। तो अब नेपाल ये सोच रहा है कि इंडिया के ऊपर पूरी जो उसकी डिपेंडेंसी है, उसको साइडलाइन करके कम करने की जरूरत है, और साथ ही साथ हम
चाइना के साथ भी अच्छा एक तरीके का कहते हैं ना कि एक रिलायबिलिटी रखे, एक अच्छा रिलेशन रखे। लेकिन बालिन शाह दोबारा वही गलती कर रहे हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के मैक्सिमम लीडर्स ने की है। चाइना आपको एक डेट ट्रैप में लाता है। चाइना ऐसी कंट्रीज ढूंढता है जिसकी गवर्नमेंट गिर चुकी हो या नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो रही हो, जिस कंट्री को फिर से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पैसों की जरूरत हो, ताकि फिर वो 3 से 4% इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर देता है। और उसे पता होता है कि आप वो लोन नहीं भर पाओगे। वही लोग, अगर आप आईएमएफ बेल आउट देखोगे तो आईएमएफ बेल आउट मिलता है लोगों को, पर उसके बावजूद भी उनका 1 से 2% इंटरेस्ट होता है। पर उसमें बहुत सी उनकी क्राइटेरियाज होती हैं जो लोगों का फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सारी जैसी कंट्रीज बार बार चाइना की तरफ शिफ्ट होती हैं, क्योंकि चाइना भले 3 से 4 इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देता है, लेकिन वो उसी टाइम पे पैसे दे देता है और इस चीज का चाइना बहुत फायदा उठाता है। तो बलेन शाह भी अपने आप को एक कूल लीडर की तरह दोनों साइड पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि नेपाल की जो डेवलपमेंट है वो बहुत मुश्किल है। मतलब नेपाल अगर इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं होगा तो वो कैसे ही चल पाएगा। आपको एक चीज समझनी होगी, जो नेपाल की जो पूरी ज्योग्राफी है उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम हिल्स एरिया है। यहाँ पे पोर्ट्स नहीं है, और साथ ही साथ जो लैंड्स है वो इतने ढेर सारे नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत बहुत हो जाती है। अब नेपाल अपने पोर्ट्स के लिए, अलग अलग कंट्रीज से सामान के लिए जो शिपिंग रूट से आता है उसके लिए उसको इंडिया पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इसीलिए मामला यहाँ पे फंस जाता है। लेकिन क्या पता बलेन शाह एक नया तरीका निकाले इस पूरे चीज का। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नेपाली पॉलिटिक्स है ये हिली एरिया के लोगों की तरफ से मैनेज होता है। तो हिली एरियाज का क्या है कि नीचे से सामान उन तक पहुंचता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो यही करते हैं कि नीचे से सामान लेकर खरीदते हैं और ऊपर चले जाते हैं। अब हिल एरियाज में जो भी टूरिज्म आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल जो आपकी लैंड है उससे ज्यादा ही पैसा वो आपसे लेगा, तो वो तो प्रॉफिट में हो जाते हैं। लेकिन जितने भी लैंड ओनर्स हैं, जो लैंड के लोग हैं, उनका क्या, उनके पास आज सच कोई प्रॉफिट ही नहीं आ पा रहा है। अगर वो अब सामान लेना बंद कर देंगे इंडिया से और अगर वो लोकल वेंडर्स पे जाना शुरू कर देंगे तो वो लॉस में तो रहेंगे ही रहेंगे और सप्लाई में भी कमी आएगी। इंडिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन यही बात है कि अब चीजें शिफ्ट होने वाली है। इन सब चीजों के चक्कर में इंडिया के ऊपर भी हैवी लॉस आना पड़ सकता है। देखिए, इंडिया नेपाल के ऊपर रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नेपाल की रिलायबिलिटी जो हमारे ऊपर है उससे हमारा जो माइक्रो बिजनेस है ना, कहते हैं ना कि छोटा छोटा सामान B2B जो चल रहा है, छोटे छोटे सामानों का, वो बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंडेंट है और वो इफेक्ट होगा। देखिए, हर टाइम पे ना इकोनॉमिक क्राइसिस जब आती है तो जरूरी नहीं है कि बड़े स्थल पे ही इफेक्ट हो। छोटे छोटे माइक्रो मैक्रो जो बिजनेसेस होते हैं, मैक्रो तो चलिए बड़े लेवल का हो गया, बट जो माइक्रो बिजनेसेस होते हैं अगर वो भी अफेक्ट होते हैं तो उसमें भी बहुत लोगों का रोजगार एक बार में कहते हैं ना कि टेंस सिचुएशन में आता है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस अगर नेपाल की तरफ से बढ़ना शुरू हो गए तो ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, ये सब लोग इंडिया से सामान खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, और अगर इंडिया से ये लोग सामान अब खरीदेंगे भी तो भी आगे जाके इनको इतना महंगा पड़ने लगेगा कि ये अपने आप वो साइड से कटना शुरू कर देंगे। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि इस चक्कर में उनका जो इंटरनल मार्केट है वो बूस्ट होगा, बहुत हद तक चांसेस है कि बूस्ट हो। लेकिन एक और चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बलेंद्र शाह एक चीज बोल रहे हैं कि नेपाल के पास अभी पैसा ही नहीं है। जब जिस कंट्री के पास पैसा नहीं है उसको इस बेसिस पे काम करना चाहिए कि पहले उसके पास बहुत ही सारा रेवेन्यू आ जाए, उसके बाद से ये स्टेबलाइजिंग और आत्मनिर्भर जो स्टेप है तब ये उनको लेना चाहिए। पर बलेंद्र शाह मुझे लग रहा है पैसा कमाने का पूरा जरिया नहीं देख रहे हैं, पर पैसा एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका तरीका गलत जा रहा है। अब देखते हैं कि इस पूरे गेम प्लान के अंदर बलेंद्र शाह किस हद तक एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुल होते हैं या क्या करते हैं। अभी तक बलेंद्र शाह ने जितने भी स्टेप लिए हैं वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर रियल लाइफ एग्जीक्यूशन में उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स निकल रहे हैं। बलेंद्र शाह ने बोला कि जो आपके नेपाल में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी में सारे बच्चे जाएंगे, एक समान तक एजुकेशन प्रोवाइड होगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो बच्चे जाते ही हैं, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर्स में बच्चे नहीं जाते हैं? और अगर प्राइवेट सेक्टर्स में लोग जाते हैं तो उस प्राइवेट सेक्टर से कितने लोगों का रोजगार बनता है? वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना सबके बस की बात नहीं है, सबके पास गवर्नमेंट जॉब की कम ही सीट्स होती हैं। और अगर सिमिलर चीज होने लगी तो क्राउड और बढ़ जाएगा और लोगों के पास जो एजुकेशन सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट आता है, छोटा मोटा एक घंटी बजाने वाले जो भैया होते हैं उनका, खाना बनाना, मिड डे मील वालों का, और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो स्टाफ होती हैं, चीजें होती हैं, उन सबको अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर एनीवे
बहुत लोगों का रोजगार छिन जाएगा। तो अभी नेपाल को पैसे लाने की जरूरत है। नेपाल को कहीं ना कहीं श्रीलंका का पूरा ग्राफ फॉलो करना चाहिए। श्रीलंका कितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गए, वहां पे विक्रम सिंघे की पूरी सरकार को नीचे गिरा दिया गया, उसके बावजूद भी श्रीलंका अभी अपने टूरिज्म पे फोकस कर रहा है। उसने वीजा का रेट कम कर दिया, ऑन अराइवल वीजा जैसी उपलब्धियां लेकर आ गई, और साथ ही साथ इंडिया से लोगों को बहुत हद तक अट्रैक्ट किया कि प्लीज आओ तुम श्रीलंका घूमो। अब इंडिया के लिए तो श्रीलंका सस्ता ही पड़ रहा है, तो अब इंडिया से बहुत लोग जाने लगे, जिसके बाद से और भी लोग श्रीलंका जाना शुरू कर जा रहे हैं। अभी एस जयशंकर का एक नया स्टेटमेंट आया था जिसमें वो यही बोल रहे थे कि गोवा वगैरह हटाओ और आप जाओ श्रीलंका, तो मैं अगर बीचेस वगैरह देखनी है तो जब यहाँ पे इस तरीके से प्रमोशन हो रहा है श्रीलंकन टूरिज्म का, तो उसकी वजह से श्रीलंका के अंदर ना इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक हेल्पफुल सिचुएशन भी आएगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो कंट्री के पास पैसा आना शुरू होगा। एक बार जब पैसा आना शुरू होगा तो उसके बाद से आप बहुत तरीकों के नियम लगाएंगे भी तो आपकी कंट्री को लॉस नहीं होगा। पर ऐसे वर्ष पे जहाँ आपके पास पैसा ही नहीं है, आप नियम पे नियम लगाए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल सुसाइडल मिशन है। अब देखते हैं कि बलेंद्र शाह इससे कितना दूर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.